नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। पहली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है और ऐसे में जो फर्क है वो भारत पर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भारत रशिया पर काफी निर्भर करता है हथियारों और उनके कलपुर्जों को लेकर। दरअसल समस्या अब आनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब भारतीय वायुसेना ने एक बेहतरीन तरीका निकाला है और ये तरीका ऐसा है जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री है उनको तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही हमारे देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये नहीं, इसका एक और फायदा ये होगा कि हमारे को लागत भी कम पड़ेगी। इसीलिए अब भारतीय वायुसेना प्राइवेट डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी कि जो घरेलू इंडस्ट्रियां हैं उनसे बातचीत कर रही है ताकि वो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की रिपेयर और मेंटेनेंस कर सके। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो कि B2B बैठक थी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस बैठक। इसमें भारतीय वायुसेना के प्रभारी एयर ऑफिसर इंचार्ज एयर मार्शल विभास पांडे जी ने कहा कि रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से न केवल लागत और जो फेलियर्स होते हैं वो तो कम होंगी, साथ ही साथ जो हमारे इक्विपमेंट है वो लंबे समय के लिए उनकी जो दक्षता है यानी कि परफॉर्मेंस है वो भी सुधरेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक MSMEs को भारतीय वायुसेना के इस स्वदेशीकरण के प्रयास में शामिल होना चाहिए। इस स्वदेशीकरण की परिभाषा में मरम्मत, रिफर्बिशमेंट यानी कि नवीनीकरण और अपग्रेडेशन भी इसमें शामिल होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हमें शुरुआत में हिट और ट्रायल की आवश्यकता है, इसीलिए स्वदेशीकरण का एक अलग मैनुअल बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय वायुसेना को रक्षा पूंजी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 56,851.55 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पिछले 2021 और 2022 के वित्तीय वर्ष से लगभग 4.5% की ये वृद्धि है। इसीलिए अब भारतीय वायुसेना रक्षा उद्योग के उत्पादन में इन निजी भागीदारों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है, जिसकी वजह से कलपुर्जों की समस्या हो रही है और इसी वजह से भारत सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। एक अच्छा कदम माना जा सकता है दोस्तों भारतीय वायुसेना की तरफ से। दोस्तों, आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि तकनीकी का दिन है और इसी दिन 1998 को भारत ने सफलतापूर्वक पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपनी तकनीक और विज्ञान का एहसास कराया था। तभी से हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को आज 24 साल पूरे हो चुके हैं और इन 24 सालों में भारत ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को जानती है और यही वजह है कि भारत की गिनती अब तकनीकी क्षेत्र में टॉप 20 देशों में होती है। हालांकि जो देश हमसे आगे हैं उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल पहले नंबर पर जापान, फिर अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन, स्वीडन, इजराइल, चीन, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और फिर आता है भारत का नंबर यानी कि 17वां नंबर भारत का है। इसके अलावा 18वें नंबर पर आता है UAE, 19 पे ऑस्ट्रेलिया और 20 में हांगकांग इसमें शामिल है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। ताबड़तोड़ सफाई अभियान चल रहा है भारतीय सेना का, स्वच्छ आतंकवाद अभियान। जी हाँ दोस्तों, बांदीपुरा के सालिंदर वन क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान एक और आतंकी जन्नत में हूरों के पास भेज दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की एक बड़ी टीम पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रही है ताकि फिर से किसी आतंकी को पकड़ा जा सके। IGP कश्मीर विजय कुमार जी ने कहा कि मारे गए आतंकी के पास से एक राइफल, 3 मैगजीन बरामद किए गए हैं और अभी अन्य आतंकियों की तलाश हो रही है। दोस्तों, जो सुरंग का मामला भी हाल ही में आया था जिसमें कहा जा रहा था कि सुरंग के रास्ते कुछ आतंकी घुसपैठ कर गए हैं, ऐसे में हाई अलर्ट पर हैं हमारे सुरक्षा बल। दोस्तों, अगली अपडेट की बात करते हैं तो वारी है भारतीय वायुसेना को लेकर। दरअसल दोस्तों, एयरबस अब 6 पुराने एयर इंडिया एयरबस A321 एयरक्राफ्ट का मॉडिफिकेशन करने को तैयार है, जिनका इस्तेमाल नेत्रा मार्क 2 में किया जाएगा। लेकिन अब बोइंग को ये लगता है कि शायद उसके हाथ से मार्केट जा रही है, इसीलिए बोइंग ने अपने बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को भारत के सामने पेश किया। कहा जा रहा है कि अगर भारत इसके लिए राजी हो जाता है, यानी कि बोइंग के इस ऑफर के लिए राजी हो जाता है, ऐसे में भारतीय नौसेना के स्वदेशी मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट और भारतीय वायुसेना के नेत्रा मार्क 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट पर आधारित होंगे। हालांकि ये कहना मुश्किल भी है क्योंकि दोस्तों, एयरबस को पहले ही भारत से 56 C295 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिल चुका है और इसलिए बोइंग भी अब भारत के मार्केट को हथियाना चाहता है और इस तरीके से बोइंग और एयरबस के बीच में कड़ी टक्कर है। हालांकि HAL ने इसे दरकिनार करते हुए हाल ही में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत सर्विलांस बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में बदला जाएगा भारतीय वायुसेना के लिए। दोस्तों, अमेरिका की फर्म जनरल एटॉमिक्स ने MQ-9B का एक नया वेरिएंट पेश किया है, जिसे कि उन्होंने इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन ऑस्ट्रेलिया में दिखाया है। इसकी खासियत है इसके मुड़ने वाले पंख,
इसके अलावा शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग सुविधा, यही नहीं इसे फ्लैट टॉप लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी संचालित किया जा सकता है, वो भी बिना इसकी जंप और कैटापल्ट सिस्टम के। दोस्तों भारतीय नौसेना 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को खरीदना चाहती है। ऐसे में MQ-9B का ये नया वेरिएंट काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये लॉन्ग रेंज हाई एंड्योरेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता के साथ है। साथ ही इसमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल, इसके अलावा A9 साइड विंडर मिसाइल भी लगाई गई है। दोस्तों अगली अपडेट तेजस फाइटर जेट को लेकर आ रही है। यहाँ पर थोड़े से दोस्तों कुछ कठिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा, आप इसे ध्यान से समझ सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने HAL से 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट की सप्लाई के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अब एक नया टेंडर जारी किया है, जिसके तहत थर्मल परफॉर्मेंस और कंबाइंड PTF साइकिल टेस्ट किया जाएगा नए प्री कूलर से, जिसे कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। दोस्तों बता दें कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाई टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए प्री कूलर मार्क 2 हीट एक्सचेंजर का निर्माण किया है, जो कि 614 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। और साथ ही इन दोनों ने 2 क्वालिफिकेशन टेस्ट यूनिट्स भी बनाई हैं, जिनमें थर्मल परफॉर्मेंस टेस्ट और प्रेशर ड्रॉप टेस्ट किया जाएगा। दरअसल प्री कूलर हीट एक्सचेंजर का काम एयर कूलिंग करना है, खासकर की गर्म और हाई प्रेशर ब्लीड एयर की, जो कि इंजन के कोर से आती हैं। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स और DRDO साथ में मिलकर एयर साइकिल मशीन बेस्ड लिक्विड कूलिंग सिस्टम को भी बना रहे हैं। दोस्तों यूरोपियन यूनियन की एक नई चाल सामने आई है, इस चाल को आप जरूर समझ लीजिए। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने अपने सभी देशों से रूस से तेल आयात करने पर बैन लगाने की बात कह दी है, जिससे कि रशिया की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। लेकिन यूरोप के इस फैसले से भारत के लिए एक बड़ा अवसर। दरअसल यूरोप के देश रूस से तेल खरीदने पर तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन वो भारत से तेल खरीदना चाहते हैं। दिसंबर और जनवरी में रूस से भारत ने ना के बराबर क्रूड ऑयल खरीदा। फरवरी में जंग शुरू होने के बाद भारत की खरीद बढ़नी शुरू हुई। भारत ने रशिया से मार्च 2022 में 3 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल में 7 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा है। 2021 में यह औसत महज 33,000 बैरल प्रतिदिन का था। रूसी हमले से पहले भारत अपने कुल इंपोर्ट का 1% रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर 17% हो गया है। रूस से सस्ती दरों पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके भारत सबसे पहले अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल भारतीय रिफाइनरीज में भी जाता है, जहां इससे डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। इन प्रोडक्ट को भारत मुनाफे के साथ विदेशों को निर्यात कर रहा है। मार्च 2022 में यूरोप को भारत ने रिकॉर्ड 2.19 लाख बैरल प्रतिदिन डीजल और अन्य रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का निर्यात किया है। यूरोपीय देशों के पास एशिया पैसिफिक रिफाइनरी से तेल खरीदने का एक विकल्प है, लेकिन कम दूरी की वजह से वे भारत को प्रेफर कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत के जामनगर से नीदरलैंड के रॉटलैंड पहुंचने में एक शिप को 22 दिन लगेंगे। साउथ कोरिया के अल्सान से रोटरडैम का रास्ता 38 दिन का है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल 60 लाख बैरल तेल हर महीने, भारत पेट्रोलियम 40 लाख बैरल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने 30 लाख बैरल इंपोर्ट करने की डील करना चाहता है। दोस्तों जब भारत की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी और करेंसी भी कमजोर थी, उस वक्त रशिया उन गिने चुने देशों में आता था जो भारत को सामान बेचकर रुपए में पेमेंट स्वीकार करता था। डिफेंस सेक्टर में रूस और भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। यूनाइटेड नेशन में भी रूस भारत को पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रहा है। अभी तक अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए कोई सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए। कहा जा रहा है कि अगर भारत पर ऐसे प्रतिबंध लगते हैं तो अमेरिका में तेल की कीमतें और बढ़ सकती है। यूरोपीय देश भी अभी तक रूस से तेल आयात कर रहे हैं, इसीलिए वो अब भारत को ऐसा ना करने के लिए मना नहीं कर सकते। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि यूरोपियन यूनियन अब भारत से तेल खरीदेगा बजाय रशिया से। हालांकि भारत को यहाँ पर एक बड़ा फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में यहाँ पर भारत की स्थिति एक मजबूत हो सकती है। दोस्तों चाइना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हाल ही में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में एक ऐसी पनडुब्बी का पता चला है जो अब तक दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी। सैटेलाइट तस्वीरों में ये पनडुब्बी चीनी शिपयार्ड के ड्राई डॉक में खड़ी दिखाई दे रही है। सैन्य विश्लेषक कहते हैं कि परमाणु शक्ति संचालित इस पनडुब्बी को पहले नहीं देखा गया है। ऐसे में ये किसी नए क्लास की पहली पनडुब्बी हो सकती है, या फिर पुरानी पनडुब्बी को अपग्रेड करके नया आकार दिया गया होगा। चाइना की नौसेना की सबमरीन फोर्स में 57 यानी कि 57 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और 5 परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियां मौजूद थी। लेकिन अब सैन्य विश्लेषक इस बात को साफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये पनडुब्बी का कोई नया मॉडल है या फिर पुरानी पनडुब्बी का अपडेटेड वर्जन। हालांकि कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि चीन तेजी से अपनी पनडुब्बी ताकत बढ़ा रहा है। कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि चीनी नौसेना कुछ सालों से क्रूज मिसाइलों से हमला करने के लिए वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब वाली एक नई हमलावर पनडुब्बी बनाने पर काम कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों में दिखने वाली ये पनडुब्बी वही हो सकती है। ये पनडुब्बी 24 अप्रैल से 4 मई के बीच पानी से बाहर निकालकर ड्राई डॉक में लाई गई थी। वहीं सिंगापुर के डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि
ये गाइडेड मिसाइलों के लिए वर्टिकल लॉन्च ट्यूब के साथ चीन की टाइप 093 हंटर किलर पनडुब्बी का एक नया क्लास हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पनडुब्बी के क्लास को सही तरीके से पहचानने के लिए वर्तमान में मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें काफी नहीं है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे।